प्यारे दोस्तों, मैं आप सबको हल्का सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि माई सेल्फ इमरान और मैं आप सबको मैकेनिकल इंजीनियरिंग की इस तरह से कह लें कि एक सब्जेक्ट है जो कि इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है आपकी पूरी ज़िंदगी में, जिसका नाम है थ्योरी ऑफ मशीन। इसको मैंने पढ़ाने से पहले आप सबसे बोल दिया था कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इंजीनियरिंग का मतलब होता है मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट। क्योंकि माय डियर, काम तो सब लोग करते हैं और ऐसा नहीं है कि दुनिया चली नहीं। दुनिया तो बहुत लंबे अरसे से, आप सब हिस्ट्री पढ़े होंगे, ज्योग्राफी देखे होंगे, पॉलिटिकल साइंस आप सब पढ़े होंगे। तो ऐसा नहीं कि कोई ये 10 साल, 5 साल या 20 साल या 30 साल या 100 साल से दुनिया चल रही। इसके पहले भी जिंदगियां थी और चलती थी। लेकिन इंजीनियरिंग करने का मतलब ये होता है, इंजीनियरिंग आपके जीवन में माय डियर आने का मतलब कि हर वो काम जिसको बहुत आसानी से और इजी वे में किया जाए, उसी का नाम माय डियर बोलते हैं इंजीनियरिंग। और इंजीनियरिंग के बाद अगर आप आएंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो हमेशा कहीं ना कहीं जब आप इंजीनियरिंग की बात करेंगे या मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम मोशन की बात करेंगे, हम इफेक्ट की बात करेंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले बोल दिया था कि मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट जहाँ पे आपको मिला। एग्जाम्पल के तौर पे पहले के टाइम में जो हमारे घर बना करता था, तो वो एक तरीके से कह लीजिए कि जुगाड़ से बनता था। जितना हमारे पास विवेक था, जितनी हमारे पास बुद्धि थी, हम उस चीज़ को बनाते थे। कहीं ज़रूरत से अधिक मटेरियल लगा देते थे और कहीं ना कहीं मटेरियल हम लोग क्या करते थे, कम भी लगा देते थे, जिससे हो सकता कोई स्ट्रक्चर, चूँकि पहले आप लोग देखे होंगे हमेशा जो बिल्डिंगें बनती थी वो एक फ्लोर का ही बनता था, बहुत ज़्यादा ऐसा हुआ। लेकिन नॉर्मली आजकल का सिस्टम ऐसा आ गया है कि 4th फ्लोर 5th फ्लोर तक इवेंट चला जा रहा है। हम अपने कॉलेज का एग्जाम्पल ले लें कि जहाँ पे सारी बिल्डिंग आप लोग देख रहे हैं कि एक पैमाने पे खड़ी है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे बता दूं कि शुरुआती लेवल पे मैंने आप सबसे बता दिया कि इंजीनियरिंग का मतलब यही होता है कि मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट, जिसका मैं थोड़ा सा एक डेमो के तौर पे मैं आपको बताने, मैंने सब्जेक्ट का नाम लिख दिया और हल्का सा मैं आपको ले चलूँगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तरफ कि इसका की फैक्टर क्या है या इसका मतलब क्या होता है। मैं आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा हूँ कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जब कभी भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात आएगी तो मैंने इसके पहले डिस्कशन में आप सबको बता दिया था कि मोशन की बात करेंगे। और इंजीनियरिंग का मतलब ही होता है इंजीनियरिंग ऑफ मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग ऑफ मैकेनिक्स। आप लोग इसके पहले चीज़ों को पढ़े भी होंगे, चीज़ों को समझ भी रहे होंगे, डिस्कशन भी अपने आप में आप लोग जाने होंगे। लेकिन मैं आप सबसे ये बता दूं कि मैंने आप सबको छोटा सा लिखा हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और इंजीनियरिंग का मतलब मैंने आपको लिख दिया इंजीनियरिंग ऑफ मैकेनिक्स। अब मैं छोटा सा आपको बता रहा हूँ कि मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है। मैं यही आप सबको क्लियर कर दूं कि मैकेनिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन। चूंकि आप सबको नई बात मैं आप सबको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग इस चीज़ को 9th में पढ़े होंगे, 10th में पढ़े होंगे, इवन 12 जो लोग करके आए होंगे वो लोग भी पढ़े होंगे। नहीं तो आप सबको बहुत विस्तार से मोशन के बारे में आप सबको बताया जाएगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मतलब होता है, मैकेनिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ मोशन। क्योंकि ये तीनों जो लाइन मैं आप सबके सामने लिख रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरलिंकअप है। ये तीनों चीज़ों को अगर आप नहीं जानेंगे तो जो सब्जेक्ट मैं आप सबको थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ाने जा रहा हूँ, या जो इसके पहले मैंने लिखा था कि मशीनों के सिद्धांत क्या होते हैं, ये चीज़ें अगर आप नहीं जानेंगे तो इससे अधूरा है। इसलिए माय डियर बहुत बी केयरफुल, इन चीज़ों को जानें और समझने की कोशिश करें। स्टडी ऑफ मोशन का मतलब होता है दो तरीके से मोशन की स्टडी हम करेंगे, दो तरीके से मोशन की स्टडी करेंगे। कौन कौन सा? पहला, जब हम मोशन की बात करेंगे तो स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग द बेसिक केस ऑफ मोशन। स्टडी ऑफ मोशन मैं आप यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट
without considering the basic case of motion, that is force। ध्यान रखिएगा, स्टडी ऑफ मोशन दो पार्ट में मैं डिवाइड कर रहा हूं, जिसका पहला पार्ट मैंने लिख दिया स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग द बेसिक केस ऑफ मोशन, और दूसरा पार्ट मैं आपके सामने लिख दे रहा हूं कि स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन विथ कंसिडरिंग द बेसिक केस ऑफ मोशन, दैट इज फोर्स। और माय डियर बहुत ध्यान से स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे, क्योंकि मैंने एक दूसरे से पहले आपको बता दिया है कि एक दूसरे से चीज़ों को मैं लिंक कर रहा हूँ, और हमारी क्लास में चीज़ों को ध्यान रखें, अगर लिंकअप का ध्यान नहीं रखेंगे, क्योंकि हर एक टॉपिक को जब मैं किसी चीज़ को ऐड करता हूँ तो एक दूसरे से उसमें क्या होता है, लिंक बना हुआ होता है, किस टाइम और किस टॉपिक को कब आपको क्या देना है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है आप सबको बताना, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है, हमारी जो सीखने की क्वालिटी है माय डियर, वो एक सिस्टमेटिक वे में हो तो ज़्यादा बेटर होता है। मैंने पहले लिख दिया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और इंजीनियरिंग का मतलब होता है इंजीनियरिंग ऑफ मैकेनिक्स, जो कि आप सबको जानते होंगे, आप लोग पढ़े भी होंगे, और मैकेनिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ मोशन। और जब मोशन की आप स्टडी करेंगे तो मोशन की स्टडी दो टाइप की होती है, इसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स, और इसी को बोलते हैं डायनामिक्स, जिसको बोलते हैं स्थितिकी और गतिकी भी। माय डियर चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो ध्यान रखिए काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स को ही लेकर के मैं आप सबको पूरी की पूरी थ्योरी ऑफ मशीन बेटा इस सेमेस्टर में, चूंकि ये जान लीजिएगा आप सबका फाइनल ईयर है, और फाइनल ईयर में जब आप जाएंगे तो चीज़ों को देखिए पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिकली वे में आपको आउटपुट भी आनी चाहिए, क्योंकि इंजीनियरिंग ऐसा नहीं हो जाती है, जब तक इंजीनियरिंग को करके और आप आउटपुट दिखा नहीं देंगे तब तो उसका कोई मतलब नहीं है। और ध्यान रखिएगा, मैंने फिर इसको दोहरा रहा हूँ कि मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट भी हमारे सामने होना चाहिए, अदरवाइज कोई मतलब नहीं इसे इंजीनियरिंग करने का। जब किसी इंडस्ट्रीज में आप जाएंगे और या किसी भी छोटे बड़े सिस्टम को आप जब कनेक्ट करेंगे तो ध्यान रखिएगा इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, वो डायरेक्टली अटैच होता है किससे, वर्कर से, जो इंजीनियर होता है, और वो डायरेक्टली अटैच भी होता है किससे, मैनेजमेंट से भी, क्योंकि माय डियर ध्यान है किसी सिस्टम को सर्वाइव करने के लिए, किसी सिस्टम में काम करने के लिए आप ध्यान रखें, अगर आप सब 1 लाख रुपया उस सिस्टम से ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको 10 लाख रुपए का उस सिस्टम को फायदा भी करना पड़ेगा, और ये तब आएगा जब आप अपना ब्रेन अप्लाई करेंगे, अदरवाइज कोई मतलब नहीं होगा इस चीज़ करने के। इस पूरे दुनिया में बता दूं कि कोई ऐसा सिस्टम बना ही नहीं है जहाँ पे आपको कोई बैठा करके सैलरी दे। इसलिए माय डियर बहुत बेसिक चीज़ों को उठाया हूँ, और चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें तो मैं जब भी क्लास में आऊँगा आप सबको बताते रहूँगा, लेकिन फिर मैं रिपीट कर दूँ कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और इंजीनियरिंग का मतलब होता है इंजीनियरिंग ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की स्टडी हम माय डियर स्टडी ऑफ मोशन, मोशन की स्टडी हम करते हैं दो टाइप से, जिसको हमने लिख दिया स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग द बेसिक केस ऑफ मोशन, इसी को बोलते हैं काइनेमेटिक्स, और स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग द बेसिक केस ऑफ मोशन, जिसको बोलते हैं डायनामिक्स। आई थिंक मैं जान रहा हूँ कि चीज़ों को आप सब समझ चुके होंगे। इसको थोड़ा सा मैं हल्का सा आपके सिस्टम में माय डियर आगे और ले चल रहा हूँ, जो कि बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग, या जब आप किसी चीज़ को नए तरीके से इन्वेंट करते हैं उसमें चीज़ें क्या और आ सकती हैं, ये चीज़ें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप सबको। बस बहुत ध्यान से वी केयरफुल माय डियर, 10 मिनट का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं छोटी सी चीज़ आप सबको बता दूँ कि इस समय आप सब बैठे हुए हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि बैठने का मतलब ये नहीं है कि टाइम बैठा हुआ, नहीं। आप याद करिए कि एक टाइम था जब आप शायद 2 साल के हुए थे, और आज वो टाइम है जब कोई इसमें से 18 साल का, कोई 20 साल का, कोई 19 साल का, क्योंकि जो घड़ी होती है, वो टाइम होता है, वो चलता रहता है, वो कभी बैठने की बात नहीं। इसलिए ज़िंदगी को हमेशा अपने कसौटी पे आप कोसते रहिए इसको, जितना हो सकता अपने लेवल से, जितना मेहनत कर सकते हैं, जितना चीज़ों को आप बता सकते हैं, जितनी काम को आसानी कर सकते हैं, ये करने की पूरी कोशिश करिए, क्योंकि माय डियर ध्यान रखिए टाइम
बहुत पहले लोगों ने कह दिया कि टाइम इज़ मनी। जिसने टाइम को पहचान लिया माय डियर, वो आई थिंक मैं कह सकता हूँ बार बार कि बहुत आगे जाता है। ऐसा इसलिए मैं बता रहा हूँ, कोई प्रैक्टिकली लाइफ तो तुम्हारे सामने है ही है। लोगों ने जो बताया उस चीज़ों को फॉलो अप होते हुए हमने सिस्टम को सर्वाइव करते हुए देखा है, ऐसा नहीं। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि जितना हो सकता है वो अपने आप को आप टाइम दें। क्योंकि देखिए, आप गलत चीज़ों में टाइम को व्यतीत कर देते हैं, इधर उधर जाने में टाइम को व्यतीत कर देते हैं, बैठने में कर देते हैं, दोस्तों से गप्पे शप्पे लड़ाई में टाइम व्यतीत करते हैं। लेकिन आपको अपने लिए, जो आपके घर वाले आपके उम्र में आपके काम को असाइंड किया है, उस काम को करने में आपका मन नहीं लगता है। वो काम करने के लिए हम सब पूरी बेसिक तरीके से अपना काम कर रहे हैं और जिम्मेदारी आपकी हमसे ज़्यादा है कि आप भी अपना काम करें। माय डियर, थोड़ा सा चीज़ें मैं ट्रैक से हटके, क्योंकि सिलेबस तो आज से मैं स्टार्ट कर दिया हूँ और चीज़ों को बताता रहूँगा आप सबको, लेकिन बीच में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़िंदगी जीने के बड़े अहम टॉपिक्स होते हैं, जिसको बताना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि बहुत सारे अपने 6-7 साल टीचिंग एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंटों के क्वेश्चन आते हैं, नंबर ऑफ लोग ये बताते हैं कि सर कुछ ऐसा हो जाए कि मेरा मन नहीं लगता पढ़ाई में, क्या करें कि बहुत बेसिक तरीके से चीज़ों को थोड़ा मेरा मन लगे। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, ये मैं आप सबको बता दूं कि छोटी सी बात, मन लगाना पड़ता है। हाँ, हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हो जो उसको मिस कर रहे हैं आप, हो सकता है कोई ऐसी चीज़ें हो जिसको आप मिस कर रहे हैं, लेकिन मैं आप सबसे इस बात को बता दूं कि मन तो आपको लगाना ही पड़ता है। और मैं कुछ ऐसे टेक्निक आपको बताने जा रहा हूँ, कुछ ऐसे रूल बता रहा हूँ जिससे पढ़ाई को आप कोशिश करेंगे, फॉलो करेंगे तो 100% रिजल्ट मिलना आप होते हैं। क्योंकि मेरा ध्यान रखिए, जो आपके पिताजी हैं, जो आपके फादर हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, आपका टीचर आपका काम कर रहा है, अपना काम कर रहा है, ये कॉलेज जो आपको देना है वो आपको दे रहा है, आपकी सारी फैकल्टी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, डायरेक्टर, सारे लोग आपके लिए लगे हुए हैं। लेकिन आप हैं जो माय डियर इन चीज़ों को देख करके अगर काम को नहीं करते हैं तो और कुछ नहीं, आप कार्य कहलाएंगे और टाइम ऐसे निकल जाएंगे तो फिर आपके हाथ में सिर्फ बचेगा कुछ नहीं देने के लिए। इसलिए मैं आप सबको बता दूं कि पढ़ाई के लिए बहुत ध्यान रखिएगा। 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको डिस्कशन करने जा रहा हूँ। वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कशंस हैं, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट, लेकिन ध्यान रखिएगा जो 5वां टेक्निक है, जिसको रूल्स भी कहते हैं, जो चारों को जब तक फॉलो नहीं करेंगे तब तक 5वें को पूरा नहीं कर पाएंगे। माय डियर, पढ़ाई करने के लिए मैं आपसे बता दूं कि चीज़ें क्या ज़रूर, सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि फाइंड द करेक्ट इन्वायरमेंट या सुटेबल प्लेस पढ़ाई करने के लिए। क्योंकि बहुत सारी चीज़ लोग ये बताते हैं कि सर मुझे अकेले में बैठने का बड़ा, पढ़ने का बहुत मन लगता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे कहते हैं कि सर मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम है कि बैकग्राउंड में थोड़ा म्यूज़िक रहना है तो मेरी एफिशिएंसी पढ़ाई करने की बढ़ जाती है। किसी को ऐसा लगता है कि मैं सर थोड़ा लाइब्रेरी में बैठ के पढूं तो मैं काफ़ी अच्छा पढ़ लेता हूँ। तो अब डिपेंड करता है कि आपकी रुचि किस में है, आप किस में चीज़ों को ज़्यादा बेटर अपने आप को कंफर्ट फील कर पा रहे हैं। तो जब ये चीज़ें आपके सामने आती है, ध्यान रखिएगा कि आप एक जगह को कर लीजिए जहाँ कोई डिस्टर्बेंस आपको ना हो सकता है कि कोई बच्चा इसमें से कहे कि मैं अकेले रूम में बैठ के बहुत बढ़िया पसंद कर लेता हूँ, कोई ऐसा कहता है कि मैं नीचे बैठ करके पढ़ लेता हूँ ढंग से। हाँ, ये चीज़ मैं फिर ऐड कर रहा हूँ कि ध्यान रखिए, रिसर्च में चीज़ें प्रूव हो चुकी हैं, रिसर्च में चीज़ें एकदम प्रूव हो चुकी हैं कि आपका जो बैकबोन है, ये जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं बैकबोन, जितना माय डियर स्ट्रेट होता है, आपके काम का, ब्रेन के काम करने की क्षमता, पढ़ाई करने की क्षमता, जो आपका दिमाग होता है, ये बढ़ जाता है। इसलिए माय डियर बी केयरफुल, चीज़ों को ध्यान है कि जब कभी भी आप पढ़ाई करें, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप लेट के पढ़ेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप टेक लगा के पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। आप अपने रीढ़ की हड्डी, अपने बैकबोन को सीधा रखेंगे और आपका सिटिंग अरेंजमेंट भी, सिटिंग अरेंजमेंट जो होता है वो बहुत बढ़िया होनी चाहिए, सिटिंग पोस्चर जिसको बोलते हैं वो बढ़िया होना चाहिए। क्योंकि जब तक आपका एक बैकबोन बेटर तरीके से एकदम स्ट्रेट रहे, उतना ज़्यादा इफिशिएंसी से आप चीज़ों को पढ़ना। नंबर 2, मैं माय डियर आप सबको बार बार ये कहता रहता हूँ कि चूंकि ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इस चीज़ को हम लोग फॉलो करते हैं, इस चीज़ों को हम लोग करने की कोशिश करते हैं। दूसरी रूल, जो दूसरा पॉइंट मैं आप सबको बता रहा हूँ, ये ध्यान रखिए कि पढ़ने से पहले, जब आप पढ़ने की कोशिश करते हैं उसके पहले 5 मिनट का ऐसा टाइम रखिए जिसको बोलते हैं प्री स्टडी टाइम। प्री स्टडी टाइम, प्री स्टडी के टाइम का जैसे सब एग्जाम्पल के तौर पर, अब मुझे 6 बजे से पढ़ना है, किसी का टाइम टेबल ऐसा होता है कि मुझे 7 बजे से पढ़ना है, किसी का टाइम टेबल ऐसा होता है कि मुझे 5:30 बजे से पढ़ना है। तो चीज़ों को ये मैं क्यों आपसे बता रहा हूँ कि 5 मिनट को जो टाइम है वो आप देख लें कि मेरा टेबल सही से है कि नहीं है,
मुझे जहाँ बैठना है उस पर चेयर है कि नहीं है, या सपोज़ किसी को नीचे ही बैठना है या बेड पे बैठना है तो उसमें हमारा बिस्तर कुछ लगा है कि नहीं लगा है, मेरे पास कोई टेबल, कैलकुलेटर, पेन, रफ मेरे पास है कि नहीं है, जिसको बोलते हैं उस 5 मिनट का जिसको बोलते हैं प्री स्टडी टाइम, ये आप दे दीजिए। हाँ, थर्ड पॉइंट, ये दूसरा हो गया। तीसरा पॉइंट मैं आप सबको बता रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर। क्योंकि माय डियर ध्यान रखिए, हमारी जो शरीर है वो 75% वाटर से ही बना हुआ है। तो अपने आसपास जहाँ कहीं भी आप बैठ रहे हैं पढ़ने के लिए, जहाँ कहीं भी आप चीज़ों को पढ़ रहे हैं करने के लिए, चीज़ों को समझ रहे हैं कि मुझे यहाँ पढ़ना है, उसके आसपास आप पानी का बॉटल जरूर रखें। इससे क्या होगा कि चूंकि पढ़ते पढ़ते हो सकता 10 मिनट, 20 मिनट या आधे घंटे आप पढ़ाई करें, क्योंकि ये दिमाग जो होता है ना हमारे, ये बड़ा विचलित होता है। ये इधर उधर की बातें, तमाम दुनियादारी चीज़ें आती रहती हैं, लेकिन सही चीज़ नहीं आ पाएंगी। तो इसलिए हमेशा जो बॉटल होता है आप पानी पी लेंगे तो इससे कोई लेजनेस भी आपकी नहीं आएगी और आपकी एफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और नंबर फोर्थ पॉइंट जो आप सबको बताने जा रहा हूँ कि अवॉइड डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट। जिस चीज़ से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब आपको लगे, क्योंकि माय डियर ये जो पढ़ने का टाइम है ये आप अपने लिए दे रहे हैं ना, ये और किसी को नहीं दे रहे हैं, इसलिए डिस्ट्रैक्ट मत होइए। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक मोबाइल फ़ोन बड़ा डिस्टर्बिंग एलिमेंट है तो बड़ा अच्छा, लेकिन डिस्टर्ब भी खूब करता है। और ये ध्यान रखिए कि जब एक बार माइंड, ये रिसर्च में फिर आ चुका है, बता रहा हूँ आपको, और जो चीज़ें बता रहा हूँ 100% परफेक्ट है। इसको लोगों ने, बहुत बड़े बड़े रिसर्चर ने बताया है, इसलिए मैं आप सबको बता रहा हूँ कि जब किसी भी टॉपिक से आपका माइंड एक बार डिस्ट्रैक्ट हो जाता, हट जाता है, तो फिर उस ट्रैक में लाने के लिए माय डियर 10 से 15 मिनट का या इवन 20 मिनट लगता है आपके माइंड को फिर स्थिर होने। इसलिए डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट से जितना हो सकता है आप दूर रहें, डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट से जितना हो सकता है माय डियर आप दूर रहें। और लास्ट, चूँकि शुरुआत में मैंने आपसे कह दिया था कि 5 रूल्स हैं, 5 पॉइंट पढ़ाई करने के, जो कि आपके स्टडी में एक बेहतर इफ़िशिएंसी, बेहतर परफॉर्मेंस ले आएगा, जो कि 4 मैंने बता दिया। और 5वां मैंने पहले भी बोला था कि ये 4 को जब आप फॉलो करेंगे तभी 5वां हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ये कौन कौन से हैं? जैसे सपोज मान लीजिए कि आप अपने काम को असाइन कर लीजिए, 5 और भी बता रहा हूँ। अपने काम को आप असाइन कर लीजिए कि मुझे आज क्या काम करना है, और काम को असाइन करने के बाद आप छोटा छोटा ब्रेक बनाइए। जैसे कि 25 मिनट, घड़ी से देखा 6 बजे बैठा, 6:25 तक हम पढ़ें, क्योंकि देखिए ब्रेन को काम करने का एक टाइम डिसाइड है। ऐसा नहीं कि 24 घंटा पढ़ेंगे दिमाग को, नहीं, ऐसा नहीं होता। एक टाइम डिसाइड है। आप क्या करिए, इसको 25 मिनट आप पढ़ाई करिए, फिर 2-3 मिनट जहाँ कहीं भी रूम में टहल लीजिए या पानी पी लीजिए या कुछ और कर लीजिए। आप चीज़ों को 25 मिनट पढ़िए, 2-3 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर 25 मिनट पढ़िए। इस टेक्निक जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और इतनी आसानी से चीज़ें मिलती नहीं जो आप सबको बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा इस चीज़। आगे मैं आपको बताऊँ 25 मिनट, फिर ऐसे ऐसे 4 आपको टाइम टेबल बनाने हैं। तो आप देखेंगे जब 25 मिनट को अवॉइड कर इसमें आप जोड़ेंगे तो 1 आवर्स 45 मिनट्स आएंगे। इसमें माय डियर 2-3-4 मिनट अगर आप निकाल देंगे तो इफेक्टिव जो स्टडी आपकी निकलेगी 1 आवर्स 20 मिनट या 25 मिनट की आपकी स्टडी निकल के आएगी। इसका मतलब कि एक दिन में एक सब्जेक्ट पे आप 1 से 1.5 घंटा चीज़ों को दे पाते। और मेरे लाल इस चीज़ को ध्यान रखिए कि किसी भी सब्जेक्ट को अगर आपने 1.5 घंटा दिया हुआ है तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ जो आपको काट दे किसी एग्जामिनेशन से वंचित होने के लिए। इन चीज़ों को ध्यान रखें। इसलिए माय डियर ये स्टडी के 5 रूल हैं जो कि मुझे लगा कि एक टीचर होने के नाते आपको देना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट बहुत परेशान रहता है। और मैं आप सबको बार बार फिर बता दूं कि ये 5वां रूल तभी फॉलो होगा जब आप 4 रूल्स को फॉलो करेंगे अपने जीवन में। इसलिए माय डियर इन चीज़ों को ध्यान रखिए और जितना हो सकता है अपने आप को सोटेज करके और पढ़ने की कोशिश करिए। अब माय डियर इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप सबको ये बता दूं कि हमने शुरुआत में आपको लिख तो दिया कि थ्योरी ऑफ मशीन, क्योंकि देखिए किसी चीज़ को पढ़ने के लिए, किसी भी चीज़ को करने के लिए आपके हाथ में या आपके आसपास सिलेबस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट सिलेबस के कोई इफेक्टिव स्टडी निकल के नहीं आएगी। क्योंकि ये जो सिलेबस मेरे हाथ में है इसी से आपका टीचर आपके फाइनल एग्जामिनेशन में पेपर बनाएगा, इससे बाहर नहीं बनाएगा। अगर आप इसको नहीं पढ़ के आप जाएंगे, इवन देखिए हम लोग सिलेबस निकालते थे क्या, पहले अपनी कॉपी में लिख लेते थे। अगर आप सबको लगता है क्योंकि ज़माना एडवांस हो चुका है, आप सबको लगता है इसकी प्रिंट आउट करवा करके जो भी आपका नोट्स है उसमें ऐसे इसको क्या करिए, चस्पा कर दीजिए, ताकि सिलेबस आपको धीरे धीरे जब आप रिवाइज करें सिलेबस आपको याद हो जाएगा।
कि बेसिकली हमें पढ़ना क्या है। क्योंकि बहुत से ऐसे हम लोगों ने देखा अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में कि बच्चे पढ़ते हैं और क्वेश्चन आता, कहते हैं सर आउट ऑफ सिलेबस। माय डियर, ये हो ही नहीं सकता। सिलेबस आउट ऑफ, क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं हो सकता। आपने सिलेबस को सही ढंग से पहचाना नहीं, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है इस लर्निंग स्टूडेंट लाइफ में सिलेबस को जानना। क्योंकि सिलेबस अगर आप नहीं जान पाते हैं तो इन चीज़ों को ध्यान रखें कि बहुत इफेक्टिव स्टडी आप नहीं कर पाते। हो सकता है उससे क्लब हो। एग्जाम्पल के तौर पे इसी में मैं आप सबको पढ़ाऊंगा गियर एंड गियर ट्रेन। सिलेबस आप देखेंगे तो सीधे लिखा रहेगा गियर ट्रेन, लेकिन माय डियर आपको एक बात बता दूं, विदाउट गियर के एनालिसिस के, बिना गियर को जाने हुए बट आप गियर ट्रेन पढ़ ही नहीं सकते। सवाल ही नहीं कि लॉ ऑफ गियरिंग फॉलो हो जाए। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान रखिए, सिलेबस निकाल करके उसको चस्पा करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा मैं डिस्कशन आप सबके सामने करने जा रहा हूँ कि बेटा सिलेबस क्या है, और इस सेमेस्टर में मैं आपको फिर एक बार बता दूँ कि थ्योरी ऑफ मशीन इस सेमेस्टर का वन ऑफ द मोस्ट और वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। क्योंकि फाइनल में जो बच्चे जा चुके हैं ये समझ जाएं कि उनकी तैयारी, अब उनकी ज़िंदगी स्टार्ट है। अब उनको ये कोई ऐसा नहीं कि बुद्धा लेवल की कंपटीशन आपके, नहीं, आप सबको माय डियर हिंदुस्तान लेवल की कंपटीशन लड़नी है। 40 से 45 सिर्फ उत्तर प्रदेश से लड़के पास होकर के बाहर जाते हैं। सिर्फ यूपी की बात कर रहे हैं, ऐसे 28 स्टेट हैं और यूनियन टेरिटरीज भी हैं, और यहाँ से सारे बच्चे डिप्लोमा करके जाते हैं। माय डियर, एक नौकरी के लिए सैकड़ों की लाइन लगी है, और कोई भी कंपनी वाला हायर तभी आपको करेगा जब आपके पास मल्टी टैलेंट होगा, जब आपके पास चीज़ों को समझने की, करने की क्वालिटी होगी। अदरवाइज कोई मतलब इस चीज़ का नहीं होगा। इसलिए माय डियर ध्यान रखें कि थर्ड ईयर में कोई सब्जेक्ट नहीं है, थ्योरी ऑफ मशीन और डिज़ाइन ऑफ मशीन, डायनेमिक्स ऑफ मशीन, इसको आप सबको पढ़ना है। चूँकि इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको भी इंडस्ट्रीज में डायरेक्ट इसका बेनिफिट है। इसलिए माय डियर थोड़ा सा आपको मैं सिलेबस की तरफ ले चल रहा हूँ, जिसका नाम माय डियर मैं बताने जा रहा हूँ, जिसको बोलते हैं, सबसे पहले देखिए यूनिट फर्स्ट, या कह दें कि चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट में आपका सबसे पहले है सिंपल मैकेनिज्म। पहले आपको हम पढ़ाएंगे सिंपल मैकेनिज्म, ठीक है। सिंपल मैकेनिज्म मैंने आपको पहले बता दिया था। मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं माय डियर लिंक। क्योंकि ध्यान रखिए कि अगर किसी भी पार्ट में कोई भी लिंकअप है, अगर उसमें मोशन है, मान जैसे मान लीजिए ये हमारा उंगली, इसमें क्या है, अगर मोशन है, क्योंकि मोशन ये काम कर रहा है, देखिए ये काम कर रहा है, इसका मतलब इसका लिंक कहीं ना कहीं से है। ये ब्रेन हमारा क्या कर रहा है, ये बता रहा है कि तुमको राइट और लेफ्ट मुड़ना है। इसलिए माय डियर इसी के अंदर हम आपको डिस्कशन करेंगे कि मैकेनिज्म क्या होता है, लिंक क्या होता है, कितने टाइप के लिंक होते हैं, लिंक कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं। नॉर्मली मैं आपको बता दूं कि आप लोग देखे होंगे कि दिल्ली में जितनी बसेस चलती हैं, या आजकल आप सब अगल बगल देख रहे हो कि ऑटोमेटिक आता है डोर को क्लोज करने के लिए और ओपन करने के लिए। तो माय डियर आप सिंपल मैकेनिज्म में जब आप आएंगे तो उसमें आपको मिले डिफरेंट टाइप के लिंक आपको मिले। जब डिस्कशन आपको करेंगे डिटेल में तो आप सबको बताएंगे कि सिंपल मैकेनिज्म में क्या क्या होता है और क्या क्या आएगी। लेकिन आपको छोटा सा मैं आप सबको बता दूं कि मोशन का जब कभी ट्रांसफर करना हो तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है माय डियर किस चीज़ की, जिसको बोलते हैं मैकेनिज्म की। और बिना मैकेनिज्म के मैकेनिकल इंजीनियरिंग में माय डियर कोई ऐसा बंदा नहीं है जो मोशन को बेटा ट्रांसफर करे। क्यों मैकेनिकल की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ये इलेक्ट्रिकल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैकेनिकल की बात कर रहा हूँ। इसलिए मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला मैं आपसे इसमें तमाम डिफरेंट इंट्रोडक्शन टू लिंक, काइनेमेटिक पेयर, लोअर पेयर एंड हायर पेयर, लोअर पेयर एंड हायर पेयर, और काइनेमेटिक चैन, मैकेनिज्म और इन्वर्जन। इन्वर्जन में माय डियर आपको बता दूं कि जितने भी ट्रेन्स हैं, आजकल इलेक्ट्रिसिटी ट्रेन आपके सामने चल रही हुई है, तो वहाँ पे लगा हुआ पेंटागन टाइप का जो हमारे डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी को टच करता है, उस इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करने के लिए ट्रेन को माय डियर हम यूज़ करते हैं इन्वर्जन का। आपको डिटेल में आप सबको बताऊँ, चूँकि डिस्कशन में कर रहा हूँ सिलेबस का, डिटेल में आप सबको बताऊंगा चीज़ों को जब धीरे धीरे चीज़ों को ऐड करते जाएंगे। अगला और दूसरा है काइनेमेटिक एनालिसिस। दूसरा मैं पढ़ा रहा हूँ आपको काइनेमेटिक एनालिसिस। काइनेमेटिक एनालिसिस
काइनेमेटिक एनालिसिस में जब आप आएंगे तो इसमें देखिए थ्योरेटिकल पार्ट कम लेकिन न्यूमेरिकल ज़्यादा होगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी बेटा न्यूमेरिकल 1, 2, 10 और 100, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि न्यूमेरिकल 102 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है। इसलिए काइनेमेटिक एनालिसिस की थ्योरेटिकल पार्ट आपको जानना ज़रूरी होता है। हो सकता है आपके सिलेबस में या हो सकता है आपके चैप्टर में एग्जामिनर छोटा सा दे दे, क्योंकि देखिए एग्जामिनर के विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है कि जो आपका पेपर बना रहा है उसका फेवरेट सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ मशीन ही हो, और थ्योरी ऑफ मशीन में फेवरेट टॉपिक आपका काइनेमेटिक एनालिसिस, वो डिपेंड करता है उसके फेवरेट को, उसको नहीं पकड़ सकता। आपके सिलेबस में है, यहाँ से आपको वो थ्योरी भी दे सकता है और न्यूमेरिकल्स भी दे सकता है, इसलिए तैयार रहे चीज़ों को। इसमें थ्योरी के बाद आप सबको मैसेज भी। अगला मैं आपको डायनेमिक्स ऑफ मशीन, डायनेमिक्स ऑफ मशीन। जब आप आएंगे डायनेमिक्स ऑफ मशीन में तो इसमें हम फोर्स की एनालिसिस करवाएंगे। और माय डियर ध्यान रखें कि फोर्स की एनालिसिस क्या होता है। मैं छोटा ऐसा एग्जांपल दे दूं जो कि आपके सामने हर घरों में यूज़ होता है। बेटे आप सब जानते होंगे कि आप गाड़ी को खरीद के ले जाते हैं, बाइक, और जब बाइक आप खरीदते हैं तो उसमें बड़ी कॉमन प्रक्रिया होती है जिसको बोलते हैं पिस्टन सिलेंडर। क्योंकि किसी भी बाइक में बेटा पिस्टन सिलेंडर नहीं है तो समझ जाइएगा कि उसके अंदर मोशन होने के चांसेस है ही नहीं। ये एग्जांपल इसका ऐसे जैसे आदमी की ज़िंदगी को जीवित रहने के लिए 5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो 5 चीज़ें क्या क्या? हार्ट, ब्रेन, लंग्स, किडनी और लीवर, ये 5 चीज़ें। किसी आदमी का अगर इन पाँचों में से कोई एक चीज़ खराब हो जाता है तो उसकी ज़िंदगी का समझिए अंत है, 1 से 2 साल मैक्सिमम चल सकता है। ऐसे माय डियर किसी बाइक में है कि जब आप मैकेनिकल इंजीनियर किसी बाइक को तैयार करता है तो इन चीज़ों को ध्यान रखें कि उसमें पिस्टन और सिलेंडर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जब पिस्टन और सिलेंडर की बात आएगी तो वही माय डियर डायनेमिक्स ऑफ मशीन की बात आएगी। क्योंकि जानते हैं डायनेमिक्स ऑफ मशीन की एनालिसिस पिस्टन सिलेंडर से स्टार्ट होती है और कनेक्टिंग रॉड पे जाकर के खत्म हो जाती है। मैं आप सबको बता दूं कि फ्लाईव्हील से और पिस्टन सिलेंडर के बीच में जो मोशन को ट्रांसफर करता है उसको बोलते हैं बेटा कनेक्टिंग रॉड। जैसे मैं आप सबको बताया कि ये मेरी उंगली है और ये काम कर रहा है ना, लेकिन इसके बीच में एक लिंक है जो दिमाग इसको क्या कर रहा है? कनेक्शन दे रहा है। और इस कनेक्शन के बीच में माय डियर मैं आप सबको बताऊँ, जिसको बताऊँगा डायनेमिक्स ऑफ मशीन के बारे में। अब डायनेमिक्स ऑफ मशीन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें बोलेंगे स्टैटिक एंड डायनेमिक फोर्स एनालिसिस, ग्राफिकल एंड एनालिटिकल अप्रोचेस। ग्राफिकल एक चार्ट पेपर होगा जिसपे हम बनवा देंगे, और उसमें एनालिटिकल प्रोसेस का मतलब ये होता है जो भी आपको देना है प्रिकॉशन पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरेटिकल नॉलेज, मैं आप सबको सारी चीज़ों को बता दूँ। इसलिए इसमें थोड़ा ग्राफ बनाना पड़ता है, लेकिन कोई कठिन नहीं है। आप चीज़ों को करेंगे तो आसान होगा, और हर किसी काम को आदमी नहीं करता उसके लिए वो कठिन ही लगता है। इसलिए इसमें चीज़ों को ड्रा करना पड़ेगा। और बड़ी इंपॉर्टेंट इवन ये कहना कि बेसिक है, इसका हार्ट है जिसको बोलते हैं जायरोस्कोप एक्शन मैकेनिज्म। जायरोस्कोप, जब जायरोस्कोप का टॉपिक आपके सिलेबस में मैं ले आऊँगा और चीज़ों को जब मैं आपको बताऊँगा कि जायरोस्कोप होता क्या है, तब आप चीज़ों को कहेंगे हाँ सर ये तो मैंने चीज़ों को देखा है, जिसको मैं आइडियल बोलते हैं कैम एंड फॉरवर्ड। इसलिए मैं इसके एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि जायरोस्कोप का सीधा सीधा कनेक्शन किससे है? पिस्टन सिलेंडर से। और पिस्टन सिलेंडर से कैसे? क्योंकि पिस्टन सिलेंडर की चलने की एक टाइमिंग होती है, उसमें आप सबको मैं बताऊंगा। पिस्टन सिलेंडर के लिए 4 स्टेप होते हैं जो मूवमेंट होता है सिलेंडर के अंदर पिस्टन, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन एंड एग्जॉस्ट। और जब आपको थर्मोडायनेमिक्स जो पढ़ाएंगे सेकेंड ईयर में आप सबको बताए होंगे क्या होगा, आप चीज़ों को समझ भी रहे होंगे। जब सक्शन के टाइम में आते हैं, सक्शन के टाइम में तो माय डियर वहाँ बताया होगा कि इनलेट वाल्व विल बी ओपन, और इनलेट वाल्व माय डियर ओपन तब होगा जब कैन एंड फॉलोवर से कनेक्शन आप देंगे बाय द यूज ऑफ जायरोस्कोप। इसलिए मैं आप सबको पता कि जायरोस्कोप का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान रखना। अब जायरोस्कोप के बाद मैं आप सबको बता दूं कि आप सबको हम बताएंगे पावर ट्रांसमिशन, मोशन का ट्रांसमिशन कैसे होगा। पावर का ट्रांसमिशन मैं आते ही पहले चीज़ों को बता दिया कि अगर आप थ्योरी ऑफ मशीन को पढ़ने की आप कोशिश कर रहे हैं, अगर आप चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हैं,
तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि पावर का ट्रांसमिशन तो करना ही करना है, क्योंकि इंजीनियरिंग में और वो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तभी आउटपुट दिखाई देगी आपको, अदरवाइज इसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि पावर का ट्रांसमिशन जैसे आएगा तो सबसे पहले आपके सामने लिख दिया है इंट्रोडक्शन टू बेल्ट एंड रोप ड्राइव, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन टू बेल्ट एंड रोप ड्राइव। अब आप चीज़ों को समझेंगे कि तो बेल्ट की बात कर रहा है, नहीं, जो आदमी बेल्ट यूज़ करता है इसका मतलब नहीं मैं बात कर रहा, आपकी इंजीनियरिंग की मैं बात कर रहा हूँ कि हमें बेल्ट को बताना। अब ध्यान रखिए, पावर का ट्रांसमिशन माय डियर पट्टे से भी होता है, बेल्ट की रोप से भी होता है और चेन से भी होता है, गियर से भी होता है, लेकिन डिपेंड करता हमें कौन सी डिवाइस कहाँ पे लगाना है और उसका मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा लिंक होता है। क्योंकि ध्यान रखिए कि जब आप गियर को अगर आप लगा देंगे और बेल्ट को लगा देंगे सेम डिवाइस में, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि आप देखेंगे दो मोटरसाइकिल है, दो कंपनी की मोटरसाइकिल ले लीजिए, चलिए दो कंपनी की मोटरसाइकिल ले लीजिए, एक बजाज कोई बाइक बनाती है, दूसरा हीरो एक बाइक बनाती है। अब माय डियर देखिए, बजाज वाली जो बाइक है उसमें जो पावर का ट्रांसमिशन होता है डायरेक्टली किससे, इंजन से पावर का ट्रांसमिशन हम कर रहे हैं, इंजन से और कहाँ तक करेंगे, फ्लाईव्हील तक पावर का ट्रांसमिशन, तो उसमें चैन से हम कर दे रहे हैं। और दूसरा जो होता है जो हीरो की बाइक है उसमें इंजन से और जो फ्लाईव्हील की पावर को ट्रांसमिशन हमको देना होता है उसमें गियर से कर देंगे। माय डियर इन चीज़ों को 100% आपको बता रहा हूँ, चीज़ों को समझ लीजिए कि ये हीरो वाली बाइक है, हीरो वाली जो बाइक है जिसको मैंने पावर का ट्रांसमिशन किससे किया हुआ, गियर से किया हुआ, एज कंपेयर टू बजाज के 4 गुना इसका दाम बढ़ जाएगा। मेरे कहने का मतलब क्या, अगर ये 20,000 का है तो सीधा सीधा इसका दाम 60,000 रुपये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माय डियर गियर एक ऐसी इंपॉर्टेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पार्ट है जिसमें इन चीज़ों को जान लीजिए कि गियर को बनाने में बहुत पैसे खर्च होते हैं। ऐसे ही नहीं, मारुति की कार आप लेने जाएंगे तो 4 लाख रुपए का मिलता है, और ऑडी और BMW की कार लेने आप जाएंगे तो वो सीधे 90 लाख 1 करोड़ से स्टार्ट होता है। लोग कहने के लिए कहते हैं अरे इसमें क्या, लेकिन कोई बैठ के माय डियर उसका मज़ा तो देखे चीज़ों को, तब उसको समझ में आएगा कि 4 लाख की जो मारुति सुजुकी कार बनाती है और 90 लाख रुपए की जो ऑडी और BMW कार बनाती है, माय डियर फ़र्क क्या है। जब आदमी बैठेगा तब दिखाई देगा। उसके जो ऑडी और BMW की कारें होती हैं उसको डिज़ाइन की जाती है, उस गाड़ी की चलने की क्वालिटी, उसके मोशन की क्वालिटी, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसकी जो बॉडी, क्योंकि आदमी की सेफ्टी बहुत मैटर करता है, उसके रिंग्स, उसके फ्लाईव्हील, उसकी इवन नॉकिंग, उसकी आवाज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आदमी के लिए। तो अब इस चीज़ों को अगर आप कहते हैं, इतनी चीज़ों को जानने के बाद आगे मैं आप सबको इसमें ऐड करूँगा कि चीज़ें कैसे कैसे होती हैं, आगे मैं इसमें आप सबको बताऊँगा। लेकिन इन चीज़ों को आप ध्यान रखें कि अगर माय डियर थ्योरी ऑफ मशीन के ट्रैक से थोड़ा सा आप हटे, थ्योरी ऑफ मशीन की बात छोड़ दीजिए, अगर किसी भी सब्जेक्ट के टच से आप हट गए तो चीज़ों को जान लीजिए उसी दिन से आपकी उल्टी गिनती स्टार्ट है। इसलिए क्योंकि जो स्टूडेंट होता है उसका सबसे बड़ा हथियार माय डियर बुक्स होता है, बुक्स सबसे बड़ा हथियार बुक्स होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। और उससे बड़ा किसी एग्जामिनेशन को, BT लेवल के एग्जामिनेशन को माय डियर क्रैक करना है तो सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि मैं आप सबको बता दिया हूँ। चौथा पार्ट जिसको हम बोलते हैं पावर ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन, इसमें मैंने आपसे बता दिया कि पावर का ट्रांसमिशन वहाँ करते हैं जहाँ पे बेल्ट, रोप, चैन या पुली से पावर को ट्रांसमिशन। अगला है टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव एंड टाइप्स ऑफ पुलिस। कुछ नहीं, जब आपको पहले चीज़ें इंट्रोडक्शन देंगे उसे में चीज़ें क्लियर कर देंगे कितने टाइप्स के होते हैं बेल्ट, कितने टाइप के बेल्ट होते हैं और कितने टाइप के पुली होती है, उसमें चीज़ों को आप सबको बता देंगे। लेकिन अगला कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी रेशियो, ये बड़ा जरूरी जानना, क्योंकि इसी पे लॉ ऑफ गियरिंग चलेगी। और माय डियर अगर वेलोसिटी रेशियो कुछ चीज़ों को नहीं जान पाएंगे, इसका एग्जांपल ये समझ लीजिए कि वेलोसिटी रेशियो क्या होता है। एग्जांपल के तौर पे कि हम चावल बना रहे हैं, वेलोसिटी रेशियो की बात बता रहे हैं। एक होता है मैं 1 किलो चावल लिया और उसमें इतना रेशियो से मैं पानी डालूं जिससे वो चावल पक जाए, खाने लायक।
सपोज मान लीजिए 1 किलो चावल है, उसमें 2.5 से 3 गिलास मैंने डाल दिया है, 2 गिलास पानी डाले, ये एक रेशियो होता है। लेकिन माय डियर एक रेशियो ये भी होता है कि 1 किलो हमने चावल लिया और उसमें 10 बाल्टी पानी डाल दिया। अब ये कहाँ फॉलो अप हो सकता है कि वो चावल बनेगा? वो तो माय डियर सीधे की सीधे वाटर में मिक्स हो जाएगा। लेकिन बन तो रहा चीज़ें, चावल बन हो भी रहा है। इसलिए माय डियर मैं आप सबको बता दूं कि वेलोसिटी रेशियो इतना इंपॉर्टेंट है पावर ट्रांसमिशन करने में कि आपकी जो गाड़ी जो एक्सेलरेट आप लेते हैं, एक्सेलेटर जो आप लेते हैं, उसी पे डिपेंड करता है कि कितना आप चीज़ों को एक्सेलेट करेंगे तो मोशन का वेलोसिटी आपको कितने ज़्यादा आप सबको मिलेगी। मैं आप सबको इसमें बता दूं कि चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ मशीन में हर एक टॉपिक माय डियर जानने का होता है थ्योरी ऑफ मशीन में। जानने के लिए इसलिए होता है थ्योरी ऑफ मशीन में क्योंकि चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाई देगी। अभी तक मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो सकता है कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ा हो, कोई थ्योरेटिकल चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन माय डियर थ्योरी ऑफ मशीन में आप सबको मैं बता दूं कि अब आप चीज़ों को करेंगे और आउटपुट में दिखाएंगे कि ये मोशन था, ये देखो ट्रांसफर कैसे हो रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई विंडो आपने खोल दिया बटन से, एग्जांपल के तौर पे एक मशीन से आपने बेल्ट को लगाया, दूसरे पुली को, दूसरे शाफ्ट को, अपने पावर को ट्रांसफर कर दिया, पावर ट्रांसमिशन को बोलते हैं। ये सब सारी चीज़ें आपको वेलोसिटी रेशियो से बताया जाएगा कि वेलोसिटी रेशियो और लॉ ऑफ गियरिंग का इफेक्ट क्या होता है। इससे मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है और चीज़ों को देते जाएंगे धीरे धीरे। लेकिन आप ध्यान रखिए कि जिस दिन ये वीडियो आप सबके पास पहुँचे आज का, एक बार जरूर इसको पढ़िए और पढ़ने के साथ साथ टाइम टेबल को आप सेट करिए। 24 घंटे में आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस हिसाब से कर रहे हैं, ये तो आपको हिसाब देना ही देना है क्योंकि आपके ऊपर पैसा खर्च हो रहा है। आप ये सोच रहे हो कि मैं सिर्फ कॉलेज अपना काम करेगा, टीचर काम करे, ये चीज़ों को भूल जाइए। आपको 24 घंटे का हिसाब तो अपने माँ बाप के सामने तो देना ही देना है कि आपको यहाँ से हम लोगों ने पढ़ा करके भेजा तो आपने उसको कितना उस पर वर्क किया। क्योंकि फर्स्ट ईयर के लड़के से ज़्यादा जिम्मेदारी आप सबकी होती, क्योंकि अब आपको मार्केट में जाना है, अब आपको घर के लिए, रिश्तेदारों के लिए, गांव वालों के लिए काम करना है और छोड़िए फिर अपने लिए काम करना है। और माय डियर जिंदगी का मजा तभी तो है जब आपके पास पैसा है, अदरवाइज उसका कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं होता, इफेक्ट नहीं होता इस चीज़ को करने के लिए। मैं आप सबको थोड़ा सा आगे ले चलूँ, डिफरेंट टाइप ऑफ चेन्स एंड देयर टर्मिनोलॉजी। आप समझ सकते हैं टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पे कि कोई कंप्यूटर है या कोई चैन है, उसमें कितने कितने टर्म यूज हो रहा है, उसमें मोशन कहाँ लग रहा है, रिवेट जॉइंट है कि फ्लेक्सिबल जॉइंट है या फिक्स जॉइंट है, उसमें कहाँ रिवेट कर रहे हैं, नट बोल्ट से जॉइंट या वेल्डिंग से जॉइंट है। टर्मिनोलॉजी का मतलब ये कौन कौन सा टर्म यूज हो रहा है, इस मटेरियल को बनाने में कौन कौन से टर्म आ रहे हैं, मैं कहाँ कहाँ चीज़ों का, ये टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है। आगे जाने गियर टर्मिनोलॉजी, टाइप्स ऑफ गियर्स एंड देयर एप्लीकेशंस। आगे जिस चीज़ों को मैंने पहले लाइन में मैंने कहा था कि एग्जाम्पल के तौर पर गियर एंड गियर ट्रेन, अब यहाँ पे देखिए दे दिया है गियर टर्मिनोलॉजी, टाइप्स ऑफ गियर्स एंड देयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन आपके सामने है, जितनी 2 व्हीलर 4 व्हीलर जितनी बड़ी छोटी गाड़ियाँ चल रही हैं ये सारे के सारे गियर से चल रही हैं। आप एग्जाम्पल ले लीजिए किसी भी गाड़ी का, अगर गियर खराब हो गया और गियर फंस गया, गाड़ी चल नहीं सकती। फंसने का मतलब ये समझिए कि सपोज मान लीजिए कोई गाड़ी है, उसको आपने बहुत अच्छे से गियर लगाया ही नहीं, इंजन तो स्टार्ट होगा लेकिन मोशन का ट्रांसमिशन तो होगा ही नहीं। आज हम माय डियर मोशन का ट्रांसफ़र नहीं है, मोशन का ट्रांसमिशन भी नहीं है, तो वहीं के वहीं कोई चीज़ें अगर आपको मैकेनिकल एनर्जी तो मिलेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको मिलेगी, आपको फ्यूल एनर्जी भी, आप केमिकल एनर्जी भी आपको मिलेगी, लेकिन मैकेनिकल एनर्जी तभी पॉसिबल है जब कोई गाड़ी हमको बुद्धा से बैठा के गोरखपुर पहुँचा दे। और अगर गियर नहीं है, वो गाड़ी स्टार्ट तो यहाँ होगी लेकिन बुद्धा नहीं जा सकता, गोरखपुर नहीं जा सकता। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान रखिए। गियर एंड गियर ट्रेन में इतना जानना ज़रूरी है कि गियर क्या होता है और उसके टर्मिनोलॉजी कितने इंपॉर्टेंट हैं। अगला मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ ट्रेन्स पावर ट्रांसमिशन बाय सिंपल गियर ट्रेन। अब आगे आपका गियर ट्रेन की बात करेंगे, सिंपल गियर ट्रेन की बात करेंगे, तो हम इसमें सिंपल गियर ट्रेन में आप सबको बता दें कि एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट की तरफ
अगर मोशन का ट्रांसफर करना है तो बाय द यूज ऑफ गियर ट्रेन। अब ध्यान रखिएगा, गियर ट्रेन की जब बात आएगी तो उसमें वेलोसिटी रेशियो इंपॉर्टेंट है कि किस शाफ्ट को कितनी स्पीड से चलानी है, ताकि इसका, क्योंकि आप सब देखे होंगे कि जो बाइक होती है उसमें जिसको बोलते हैं इनपुट शाफ्ट, जिसको इंजन चलाता है, और रिम के तरफ जो चैन से हम दिए रहते हैं वहाँ पे थोड़ा बड़ा होता है, तो छोटे से हमेशा बड़े की तरफ को चलाते हैं। लेकिन साइकिल में ऐसा नहीं है। साइकिल जब आप चलाते हैं, जिसको आप पैडल मारते हैं, वो गियर आपका बड़ा होता है, फ्लाई व्हील, और पीछे जो फ्लाई व्हील लगा होता है, फ्री व्हील जिसको बोलते हैं, वो छोटा होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आदमी चला रहा है चीज़ों को, आपका पैर भरे ना, छोटा गया तो जल्दी जल्दी मूवमेंट हो जाएगा। जब जल्दी जल्दी मूवमेंट हो जाएगा तो क्या होगा, आपका ये जो पाँव है, अगर आपको 2 किलोमीटर चलना है तो 500 मीटर में ही पैर आपका थक जाएगा और वहीं आपकी एफिशिएंसी जीरो हो जाएगी। इसलिए चीज़ों को बनाने से पहले चीज़ों को समझिए कि मैं कर क्या रहा हूँ। मार्केट में जाएगा तो ये निकल पाएगा नहीं। एक इंजीनियर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है चीज़ों को एनालिसिस करना, या प्रोडक्ट जो बना रहा है वो मार्केट लेवल की है कि नहीं है। अगला मैं माय डियर आप सबको बता दूं कि अगला जो मैं बताने जा रहा हूँ, जिसको बोलते हैं फ्लाई व्हील। अगला मैं आपको बता दूं जिसको बोलते हैं फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील, ध्यान दीजिए, मैंने आप सबको बताया कि थ्योरी ऑफ मशीन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जिसका आउटपुट आपको देखने को मिले। और फ्लाई व्हील माय डियर लिखते ही मेरे माइंड में एक चीज़ आ गया कि क्या ज़बरदस्त टॉपिक है। ज़बरदस्त टॉपिक इसलिए है कि माय डियर किसी भी इंजन को जब आप स्टार्ट करें, देखिए इंजन का अपना एक मोशन होता है, हमेशा वो फ्लक्चुएट करता है, मोशन आपको हम पढ़ाएंगे। तो फ्लाईव्हील का काम होता है, अगर इंजन में एनर्जी ज़्यादा हुआ तो फ्लाईव्हील क्या करता है, एनर्जी को स्टोर कर लेता है। एग्जाम्पल के तौर पर किसी रास्ते में आप चल रहे हैं, अब बिल्कुल प्लेन रास्ता है, आपने एक्सीलेटर लगा दिया, लेकिन अगर वो फुल्ली गवर्नर गाड़ी है, गवर्निंग आपको आगे बताएंगे गवर्नर क्या होता है, गवर्निंग बॉडी है, तो उसके अंदर हो सकता है कभी एक्सीलेटर आप दे दें तो मोशन ज़्यादा हो जाए, लेकिन स्पीड उसकी अपने हिसाब से ही रहेगी। तो क्या करेगा फ्लाईव्हील, उस समय उस मोशन को स्टोर कर लेगा। लेकिन सपोज मान लीजिए कि आपकी गाड़ी चलते चलते चली और कोई आ गया ऊंची चीज़, जब आपको एक हाइट पे चढ़ना है गाड़ी को, तो वहाँ पे एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, गाड़ी को एक हाइट पे चढ़ाना। वहाँ पे क्या करेगा ये फ्लाईव्हील, उस स्टोर एनर्जी को इंजन को प्रोवाइड करा देगा और गाड़ी आपकी सेम एनर्जी लिविंग एंड डिलीवरिंग को जिसको बोलते हैं फ्लाईव्हील। और फ्लाईव्हील में आगे आप सबको थ्योरी, कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और क्या क्या है चीज़ों को मैं बताऊंगा। लेकिन ये बताने से पहले आपको क्लियर कर दें कि फ्लाईव्हील भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और उससे बड़ी चीज़ मैं आप सबको बताऊँ जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वैलिड है, जिसका नाम है कैम एंड फॉलोअर। भाई क्या ज़बरदस्त चीज़ है, इसमें सारे के सारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताने से पहले, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को माइडियर करने से पहले ये जान लीजिए कि कैम एंड फॉलोअर को आप सबको बहुत ध्यान से बनाना पड़ेगा। और इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सीधे से जान लीजिए कि पिस्टन और सिलेंडर के वॉल को टाइम सेट करने के लिए हम कैम एंड फॉलोअर का यूज़ करते हैं। इस तरह जानिए, आगे आपको डिटेल इसके बारे में बताएंगे कैम एंड फॉलोअर क्यों आया सिस्टम में, कैसे इसका यूज़ करते हैं, क्या क्या इसका हिसाब है, क्या होता है, ये सब सारी चीज़ों को बता दूँगा। लेकिन माय डियर मैं आप सबको ये बता दूं कि अगर कैम एंड फॉलोअर की बैलेंसिंग, कैम एंड फॉलोअर चीज़ों को इंडक्शन, टाइप्स ऑफ कैम एंड फॉलोअर, कंस्ट्रक्शन फॉर कैम एंड फॉलोअर, अगर आप सबको नहीं आ पाता इसके अंदर, तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि आगे जो मैं आप सबको गाड़ी में बैलेंसिंग बताऊंगा, ये बैलेंसिंग आप कर नहीं पाएंगे। और बैलेंसिंग इतना इंपॉर्टेंट है कि किसी भी गाड़ी को माय डियर, जैसे कोई गाड़ी है जिसमें वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, जब वो गाड़ी वाइब्रेट करने लगता है ना, तो देखिए वाइब्रेशन सिस्टम के अंदर ख़त्म नहीं हो सकता है, आप कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, वाइब्रेशन भी ख़त्म क्यों नहीं होगा, क्योंकि विदाउट पिस्टन सिलेंडर कोई गाड़ी चलती नहीं। और पिस्टन सिलेंडर आएगा तो उसमें वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली आएगा। इसमें जब आपको पढ़ाएंगे वेलोसिटी रेशियो, बैलेंसिंग पढ़ाएंगे, तो उसमें आप सबको हम बताएंगे कैम एंड फॉलोअर क्या। सिस्टम में जब वाइब्रेशन आया
तो वाइब्रेशन को माइडियर क्या करते हैं, हम बैलेंसिंग करके कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि गाड़ी स्टार्ट होगी, पिस्टन सिलेंडर चलेगा और वहीं पर वाइब्रेशन आएगा ही आएगा। इसलिए माइडियर इतने साथ, और लास्ट में मैं आपसे बताऊंगा वाइब्रेशन, बैलेंसिंग के बाद वाइब्रेशन। और वाइब्रेशन जब आपको हम पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि वायलेशन ऑफ वाइब्रेशन, या इसको आइसोलेट कैसे करेंगे, वाइब्रेशन क्या तरीका टेक्निक क्या अप्लाई करें, कि इसमें हम आप सबको ये बता दें कि वाइब्रेशन, इसमें तमाम डिफरेंट चीज़ों को आप बताएगा कि टाइप्स, लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन, उसमें आपको हम सबको बड़ा डिस्कशन करना पड़ेगा। लेकिन ये ध्यान रखिए कि शुरुआती टाइम, शुरू का टाइम है, ये आपके सामने जो आज मैंने डिस्कशन किया हुआ है, ये सिलेबस आप सबको बता दूँ। अब सिलेबस को जानने के बाद, और आप सबकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि जहाँ कहीं भी आप हैं, सिलेबस को निकाल के और अपने अपने बुक्स में अपने अपने नोट्स को आप बना लीजिए और वहाँ पे चीज़ों का, क्योंकि जब कभी भी टाइम मिले, पेंडेमिक का टाइम चल रहा है, इमरजेंसी के टाइम में पूरा वर्ल्ड है, पूरा देश है, और जैसे इससे देश आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे हम निकलेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें लाइनअप होगी, फिर आपका मैं चेक कर लूँगा कि आपने नोट्स को बनाया है कि नहीं बनाया है। अगर चीज़ों को फॉलोअप करते हुए नहीं आ पाएंगे तो समझ जाए कि आपकी जो इफ़िशियंसी होगी पढ़ाई पॉइंट ऑफ व्यू की, वो कम होगी। लास्ट में मैं आप सबको बता दूं कि वाइब्रेशन इसमें टाइप्स, लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन, और उसमें लास्ट ऑन केसेस ऑफ वाइब्रेशन इन मैकेनिज्म, देयर हार्मफुल इफेक्ट एंड रेमेडीज। क्या इसकी इफेक्ट है, इसका इफेक्ट माय डियर थोड़ा सा समझ लीजिए कि एग्जांपल के तौर पे कोई गाड़ी है और गाड़ी पे माय डियर आप और आपके मैडम बैठी हुई, तो चीज़ों को आप समझ लीजिएगा कि जब कभी गाड़ी आपकी बैलेंसिंग पार्टी वाइब्रेट करे, आप किसी ब्रेकर को ज़्यादा चल रहा है, वाइब्रेशन ज़्यादा हो रहा है, ये समझ लीजिएगा कि ये क्यों हम हिल रहे हैं या क्यों हमारे बॉडी के अंदर थकान लग रही है, ड्यू टू द केस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द। तब तक के लिए मैं चीज़ों को बंद कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ। जय हिंद, नमस्कार।